क्या आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी है? क्या आपको पता है कि इस साल रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख कौन सी है? अच्छा, तो आपको अभी भी डाउट या कंफ्यूजन है कि आपकी तो इतनी सैलरी है ही नहीं कि आपका इनकम टैक्स कटा हो, फिर फालतू में आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत क्या है? अब आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि आपने अपना रिटर्न तो फाइल कर दिया है, लेकिन अभी तक एक्स्ट्रा डिडक्ट हुए टैक्स का रिफंड आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आया है। तो वो आखिर अब कब तक आएगा? ऐसे ही तमाम सवाल आपके मन में भी हैं, इनके जवाब नहीं मिल रहे, तो आप एकदम सही वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं। नमस्कार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से जुड़े तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे स्पेशल गेस्ट, इनकम टैक्स स्पेशलिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री सी कमलेश कुमार सर का। बहुत बहुत स्वागत है कमलेश सर। नमस्कार सर, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार जी, शुक्रिया सर। और इनके साथ ही मौजूद हैं नवभारत टाइम्स डिजिटल के हमारे बिजनेस एडिटर शिशिर चौरसिया जी। शिशिर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहला और सीधा सवाल तो यही कि कई सारे हमारे दोस्त मित्र हैं, जानने वाले हैं, वो बहुत खुश हैं। वो कहते हैं कि हमारी तो इतनी सैलरी है ही नहीं, हम तो इतना कमाते ही नहीं है कि हम इनकम टैक्स की स्लैब में आते हो हमारा टैक्स कटता हो, तो हमें तो कोई दिक्कत झंझट है ही नहीं, हम तो फाइल करते ही नहीं है रिटर्न। थोड़ा पहले उन लोगों के डाउट को क्लियर कीजिए। देखिए, हर व्यक्ति मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तय कर रखी है, जो कि पहले 2.5 लाख, 3 लाख, एक किसी कंडीशन में 5 लाख है। इसमें इनकम से किसी की भी ज्यादा इनकम है, हर व्यक्ति को इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करना कंपलसरी है एज पर लॉ। उसके नीचे मिनिमम एग्जेम्पशन से नीचे अगर किसी की इनकम है तो वो रिटर्न ना भी फाइल करे तो कोई टैक्स और पेनल्टी कोई उस पर इम्पोज नहीं होती। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे मान लो कि किसी का टीडीएस कट गया, बैंक ने एफडी पे काट लिया। अब 1 लाख की इंटरेस्ट की इनकम थी, उस पर 10% टीडीएस कट गया, 90,000 उसको मिला, 10% टैक्स कट गया, लेकिन बाकी इनकम उसकी जीरो है। फिर क्या करे, वो 10,000 वापिस कैसे लेगा? तो इसके लिए भी रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। तो इन सिचुएशन में जब टीडीएस कट जाए या मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट से इनकम ज्यादा हो, चाहे टैक्स बन रहा हो या ना बन रहा हो, रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि अमूमन इससे पहले 31 जुलाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से लास्ट डेट टैक्स रिटर्न फाइल करने की होती थी। कभी कभी वो 15 दिन, महीने भर के लिए एक्सटेंड कर दी जाती थी। इस बार आखिरी तारीख क्या है, और ये बदलाव न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम की एक नई व्यवस्था के चलते हुआ है क्या? देखिए, जो इनकम टैक्स में स्पेसिफाइड जो लास्ट डेट है, ड्यू डेट जिसको हम बोलते हैं, दैट इज ए इंडिविजुअल। कभी या जितने भी कंपनीज, सबके लिए कंपनीज नहीं, जो फर्म्स हैं जिनका ऑडिट नहीं होता, कंडीशन है जिसका ऑडिट नहीं होता किसी और एक्ट में, ट्रस्ट है, सोसाइटी है, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, फर्म है, सबका लास्ट डेट 31 जुलाई होती है जिनका ऑडिट नहीं होता। मैं बार बार इसमें ऐड करूं क्योंकि इनके लिए 31 अक्टूबर होता है। तो लेकिन इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी डेट एक्सटेंड की है, जो कि 15 सितंबर कर दी, जो 31 जुलाई वाली डेट को उठा के 15 सितंबर कर दी है। तो ये आपको बताऊं, 1.5 महीने की डेट 45 दिन की एक्सटेंशन हो गई है जी। मैं शिशिर जी से सवाल लेता हूं। शिशिर जी, आज जब ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, 16 जुलाई की तारीख है। अब हमको तो सर ने बताया कि 15 सितंबर तक इस बार लास्ट डेट रखी हुई है, तो निश्चिंत हो जाते हैं कि चलिए अभी तो बहुत दिन है, अभी तो 2 महीने बाकी हैं। ऐसे लोगों को लेकर क्या कहेंगे? और न्यू टैक्स रिजीम जो इंट्रोड्यूस हुई है, ओल्ड टैक्स रिजीम भी अब धीरे धीरे हटा दी जाएगी, ये अभी लोगों के मन में क्या क्लैरिटी आ चुकी है? थोड़ा सा इस बारे में आप रोशनी डालिए। नहीं, अभी देखिए, पहली बात जो आपने कहा कि अभी 2 महीने का समय है, ये भारत है, 2 महीने का वक्त लेके बिल्कुल मत चलिए। मेरी जैसे कमलेश जी से भी बात होती है और भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बात होती है, सबका यही कहना है कि अंतिम तिथि का इंतजार मत कीजिए। जब आपका फॉर्म 16 आ चुका है, आपको पता चल चुका है कि हमारा इतना टैक्स कटा है, इतनी देनदारी है या इतनी अभी देना बाकी है, तो जितना जल्द हो सके इसको निपटा दीजिए। इसको ये मत सोचिए कि अभी हमारे पास 2 महीने का वक्त है, 45 दिन का वक्त है, 40 दिन का वक्त है। अक्सर आप देखते होंगे कि जैसे ही इनकम टैक्स की फाइलिंग की अंतिम तिथि आती है, साइट क्रैश कर जाता है, या आप अपलोड नहीं कर पाते, ऑथेंटिकेट नहीं कर पाते, ढेर सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं।
तो उस स्थिति से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि जैसे ही आपको फुर्सत मिले आप अपने से करते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं अपने से करते हैं किसी कंसल्टेंट या इनकम टैक्स कंसल्टेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट की सेवाएं लेते हैं तो उनके पास पहले पहुंचिए, तो उनके पास भी वक्त होगा आपके मामले पर, आपकी फाइल पर तसल्ली से काम करने का, और आप उतने आराम से कर पाएंगे। कमलेश, हाँ कुछ कहना चाहे? आपका दूसरा एक सवाल था जी। एक तो था कि अंतिम तिथि का इंतजार करें या ना करें, न्यू टैक्स रिजीम वर्सेस दूसरा ओल्ड आपने टैक्स न्यू रिजीम। टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम का। तो देखिए, न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में, न्यू टैक्स रिजीम अब सरकार चाहती है, मेरी इस मामले में सीबीडीटी के अधिकारियों से ही बात हुई थी और पिछला जब बजट पेश किया था माननीय वित्त मंत्री ने, उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम नहीं चाहते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम कंटिन्यू हो, हम अधिक से अधिक लोगों को न्यू टैक्स रिजीम में लाना चाहते हैं। और शायद यही वजह थी कि कमलेश जी बताएंगे 12 लाख रुपए किया गया था, यही वजह थी ना कमलेश जी? जी सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा क्लैरिटी दे दूं आपके दर्शकों को। ये जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होनी है ना, इस बार 12 लाख की लिमिट नहीं है। बहुत क्लियर मैं कहीं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर अब तो 12 लाख के लिमिट हो गई है, तो 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, या तो मुझे रिटर्न नहीं फाइल करना है या तो मेरा टैक्स मेरा बनता नहीं है। बट ये गलत बात है। ये चीजें है फाइनेंशियल ईयर 25-26 की ऑनवर्ड, यानी असेसमेंट 26-27 के लिए है। तो अभी जो रिटर्न फाइल होगी 31 जुलाई, जो एक्सटेंडेड 15 सितंबर हो गया है, ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए हो रही है। तो 24-25 में पुराना वाला जो है 7 लाख रुपए तक न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स नहीं आएगा, और ये 5 लाख रुपए ओल्ड टैक्स रिजीम में। ओल्ड टैक्स रिजीम तो एज इट इज, देयर इज नो चेंज, लेकिन पुराना वाला भी 7 लाख की लिमिट के अंदर ही रहेगा। तो मैं एक क्लियर कर दूं कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के कि 12 लाख लिमिट हो गई, 12 लाख लिमिट हो गई, तो पर ऐसा नहीं है इस साल के लिए। जी कमलेश सर, बड़ा अच्छा आपने ये डाउट क्लियर किया। और एक ये भी सवाल है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो कई सारे फॉर्म्स होते हैं, उनके नंबर्स होते हैं, ए है, बी है। किस व्यक्ति को, किस टैक्स पेयर को कौन सा फॉर्म चूज करना चाहिए, और क्या उसके हिसाब से इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोविजन रखा गया है? देखिए सर, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के फॉर्म 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, टोटल 7 फॉर्म्स है। ओके। हर एसएससी को इन 7 फॉर्म में से किसी एक फॉर्म को फाइल करना है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस स्टेटस। इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप फर्म है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या ट्रस्ट है, सोसाइटीज है, एओपी है। तो इन सबको ध्यान में रख के साथ साथ में इंडिविजुअल है तो नेचर ऑफ द इनकम क्या है, सैलरी इनकम है, कैपिटल गेन इनकम है, रेंटल इनकम है, बिजनेस इनकम है, इंटरेस्ट और डिविडेंड है, क्या इनकम है, इसके हिसाब से डिसाइड होगा कि आप फॉर्म 1 फाइल करेंगे या 2 फाइल करेंगे या 3 करेंगे या 4 करेंगे या 5 करेंगे। 5 होता है बेसिकली फर्म्स और एओपी वगैरह के लिए, या अनरजिस्टर्ड जो ट्रस्ट वगैरह होती है। 6 कंपनीज के लिए होता है। इंडिविजुअल के लिए जो होता है 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, या 4 हो सकता है। एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा सर, जो नौकरी पेशा है उनके लिए कौन कौन सा फॉर्म नंबर? नौकरी पेशा के लिए फॉर्म 1 है, अगर 50 लाख रुपए की इनकम तक की किसी की सैलरी है तो, और कोई इनकम नहीं है अदर देन द अदर सोर्सेस, तो 50 लाख रुपए की आपकी नौकरी पेशा इनकम है, और सारी इनकम मिला के 50 लाख से ऊपर जब जाता है तो फॉर्म 2 में शिफ्ट हो जाते हैं, फॉर्म 1 नहीं होता। या कोई इंडिविजुअल है, सैलरी मिल रही है, फॉर एग्जांपल 12 लाख, 13 लाख, 15 लाख, साथ में किसी कंपनी का डायरेक्टर भी है, तो भी फॉर्म 2 फाइल करेगा, फॉर्म 1 नहीं फाइल होगा। अच्छा। या किसी अनलिस्टेड कंपनी के आप शेयर होल्ड करते हैं और कहीं किसी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट में है, सैलरी मिलती है, तो भी फॉर्म 2 जाएगा जी। तो कंडीशन के हिसाब से फॉर्म 1 है या फॉर्म 2 होगा। अगर बिजनेस इनकम आ गई साथ में, कोई सैलरीड एम्प्लॉय है, साथ में कुछ छोटा मोटा बिजनेस भी कर रहा है, तो उसके लिए फॉर्म 3 हो जाएगा। ओके, बिल्कुल। मैं शिशिर जी से एक सवाल एक पाठक का आया है इसी से जुड़ा हुआ जी। वो कहते हैं कि मैं नौकरी पेशा हूँ, शेयर बाजार में निवेश है, दैट मीन्स कि उसका डिविडेंड इनकम भी है, उनकी घर पे गांव में खेती है और खेती से भी अच्छी आमदनी, लाखों की आमदनी होती है, वो ITR 1 सरल भरते हैं, क्या वो गलती कर रहे हैं?
सर देखिए, बिल्कुल गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपने बोला कि वो इन्वेस्टमेंट है, डिविडेंड इन्वेस्ट करते हैं, डिविडेंड आता है, मान लिया। आप शेयर्स हैं तो शेयर सेल परचेज भी कर रहे होंगे। तो जो व्यक्ति एम्प्लॉयमेंट में है, सैलरी और उसके साथ सेल परचेज और ट्रेडिंग या कुछ शेयर्स में कर रहे हैं, वहां से कैपिटल गेन लॉस जनरेट कर रहे हैं, उस कैपिटल गेन पे टैक्स देने के लिए, लॉस को एडजस्ट करने के लिए ITR 2 है, 1 उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। फॉर्म ITR 1 उनके लिए सिर्फ सैलरी इनकम है या अदर सोर्सेज की इनकम है, लेकिन कैपिटल गेन टैक्स में टैक्स होता है। या जैसे आपने बोला, इसमें सर शेयर के साथ म्यूचुअल फंड भी इंक्लूड होगा, म्यूचुअल फंड का भी टैक्स गेन, कैपिटल गेन टैक्स एक साल के अंदर बेस मुनाफा कमाता है। चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे शेयर्स हो, चाहे सेल ऑफ प्रॉपर्टी हो, किसी से भी कैपिटल, क्योंकि इनका नेचर कैपिटल हेड है, जिनका भी कैपिटल हेड की इनकम होगी वो ITR 1 नहीं जाएगा सर, ITR 2 जाएगा उसके लिए। बिल्कुल प्लीज। अभी सीसी जी ने बोला कि उसको इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर इनकम अगर है, मान लो कैपिटल गेन नहीं भी है, एग्रीकल्चर इनकम है, अगर 5,000 से ऊपर आपका एग्रीकल्चर इनकम आ गया तो भी आपको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा सैलरी इनकम के साथ। अच्छा, तो आपने कहा लाखों की इनकम है, इवन 6,000 रुपए की इनकम है, तो आपको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा, ITR 1 नहीं फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे ऑप्शन ही नहीं है ITR 1 में। इफ योर इनकम एक्सीडिंग 5,000 फ्रॉम एग्रीकल्चर, यू हैव टू फाइल ITR 2 सर। जी सर। जी शिशिर, मैं यही चाह रहा था इससे पहले भी कि आप इस सवाल को और समझाते हुए फ्रेम करें कि कोई व्यक्ति नौकरी करता है, इसके अलावा चलिए हमको कमलेश जी ने बताया कि अगर वो एग्रीकल्चर इनकम से भी 5,000 से ज्यादा कमा रहा है, उसकी इनकम हो रही है, तो उसको ITR का फॉर्म नंबर 2 फिल करना होगा। साथ ही साथ कैपिटल गेन टैक्स के भी बारे में समझाया। कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे भी होते हैं जो फ्रीलांसिंग भी करते हैं अपनी नौकरी के साथ साथ, उनको किराए की इनकम अपनी प्रॉपर्टी से भी आती है, वो ट्यूशंस पढ़ाते हैं, उस लिहाज से उनको भी इनकम आती है, और ऐसे अलग अलग कैटेगरीज हो सकती हैं जो कि नौकरी करते करते उनको इनकम होती है। थोड़ा इसको समझाते हुए बाकी और जो लोग इस तरह के हैं उनके लिए कमलेश जी से सवाल आप फ्रेम कीजिएगा। तो इसमें तो एक व्यक्ति जैसे मल्टीटास्किंग का जमाना है, मल्टीटास्किंग करते हैं, जैसे कई दफ्तरों में अनुमति होती है, हालांकि इसमें हमें इनकम टैक्स का नहीं पता कमलेश जी क्या है। जैसे वो फ्रीलांसिंग, जैसे इन्होंने कहा फ्रीलांसिंग करते हैं, कुछ लोग ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, सरकारी नौकरी भी करते हैं, ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, कहीं कहीं किसी संस्थान में डॉक्टर होते हैं, नौकरी करते हैं और उनको प्राइवेट प्रैक्टिस की इजाजत होती है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या प्रावधान है इनकम टैक्स एक्ट में? सर देखिए, ऐसा है, जैसे एक एक करके बात करते हैं। जैसे आपने कहा सरकारी एम्प्लॉय है, सरकारी एम्प्लॉय को तो सरकार नहीं मना करती है कोई और काम करने के लिए। अच्छा, कोई और काम नहीं कर सकता सरकारी एम्प्लॉय, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनको नहीं रोकता। ओके, सरकार रोकती है अलग बात है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि उसको इससे मतलब नहीं, आप सरकारी नौकरी में या प्राइवेट नौकरी में अगर आपने ट्यूशन पढ़ाया, तो ट्यूशन को 2 तरीके से ले सकते हैं आप। अगर आपका पार्ट टाइम बिजनेस एंड प्रोफेशन है तो ये बिजनेस का पार्ट हो गया। अगर आपका पार्ट टाइम बिजनेस प्रोफेशन नहीं है तो अदर सोर्सेज में है, तो आपको अदर सोर्सेज में टैक्स तो आप एम्प्लॉयमेंट के साथ तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर उसमें ITR बन जा सकता है। लेकिन जैसे आपने बोला कि नहीं आप डॉक्टर है, उसको प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउ हुआ है, तो वो उसका पार्ट टाइम बिजनेस एंड प्रोफेशन हो गया। जैसे वो पार्ट टाइम बिजनेस एंड प्रोफेशन में हो गया तो उसको बिजनेस कैटेगरी ही मानी जाएगी, उसके 2 सोर्स ऑफ इनकम हो गए। अच्छा, एक टर्म्स एम्प्लॉयमेंट का सैलरी हो गई, दूसरा जो पार्ट टाइम प्रैक्टिस है एज ए प्रोफेशनल कैपेसिटी वो इनकम कमा रहे हैं, उस इनकम पे भी एज ए बिजनेस हेड में टैक्स होगा। ऐसे लोगों के लिए ITR 3 जाएगा, ना कि 2। तो सेपरेट नहीं करना होगा। ITR 3 में आपको अपनी सैलरी इनकम का पूरा लेखा जोखा देना होगा, और सेपरेटली जो आप बाकी काम कर रहे हैं वो बिजनेस हेड के अंडर उसी फॉर्म 3 के कैटेगरी में आएगा। जी देखिए, उसको सैलरी इनकम है तो बिजनेस हेड में क्या है, जो इनकम हो रही होगी उस इनकम से आप सारे एक्सपेंडिचर माइनस करोगे, प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट पे टैक्स दोगे। तो ये प्रोविजन ITR 1 में और 2 में नहीं है, ये सब ITR 3 में है। इसलिए ऐसे लोगों को, ऐसे डॉक्टर या जो प्रोफेशनल दूसरे लोग हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, मतलब पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं और नौकरी कर रहे हैं, तो उनके लिए फिर ITR 3 जाएगा। अच्छा कमलेश जी, कई लोग, आपने भी देखा होगा, हमने भी पिछले 2-3 दशक में नौकरी करते हुए देखा है कि अक्सर लोग जाते हैं, किसी दलाल से मिलते हैं या टैक्स प्रोफेशनल से मिलते हैं,
वो कहते हैं कि ठीक है, मैं कहीं तुम्हारा इतना पैसा टैक्स कट रहा है, तुम ऐसा करो, थोड़ा सा खर्च करो, कहीं से वो फर्जी रसीद, दान की रसीद का जुगाड़ कर लेते हैं, या कोई फर्जी वो मकान किराए की रसीद लगा देते हैं। इस तरह से करके वो पैसे बचा लेते हैं टैक्स के। लेकिन अभी पिछले दिनों, पिछले पखवाड़े महीने में ही देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने काफी कार्रवाई की है और इस तरह के लोगों के खिलाफ एक तरह से कहिए अभियान चला दिया है, और लोग पकड़े जा रहे हैं जो गलत रसीद देके या गलत तरीके से वो डिडक्शन ले रहे थे। इस पर क्या आप एज ए टैक्स प्रोफेशनल क्या सुझाव देंगे? क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो जाएगी? जी, मैं बताता हूँ आपको। देखो, रही बात, पहले मैं एक एक करके बात करता हूँ 1280G की। लोग डोनेशन जो देते थे, अब डोनेशन का प्रोविजन थोड़ा डिफरेंट हो गया। पहले फेक ले लेते थे, अब क्या होता है कि हर ट्रस्ट सोसाइटी को जो डोनर की लिस्ट इनकम टैक्स पे अपलोड करनी होती है। तो यानी अब डिडक्शन वही क्लेम करेगा कि यानी दोनों मिलके तो कर सकते हैं, बट वन साइडेड नहीं हो सकता। मतलब उसकी भी सूची चली जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। हाँ, अगर कोई आदमी सोचे कि मैं, पहले क्या होता था, लोग फेक डिडक्शन क्लेम किया 80G में, जिसके नाम पे क्लेम किया उसको पता ही नहीं है। ठीक है, तो वो क्लेम हो गया, डिडक्शन मिल गया, रिफंड आ गया या टैक्स कम चला गया। लेकिन अब क्या, इनकम टैक्स ने उसमें 10 BBD फॉर्म लेके आए। उन्होंने बोला हर सोसाइटी ट्रस्ट जो समाज सेवा में लगी हुई है, जो डोनेशन देती है, डोनेशन लेती है और स्लिप दे रही है, वो अपने डोनर का नाम, पैन नंबर, एड्रेस इनकम टैक्स पोर्टल पे फाइल करेंगे 31 मई तक, ताकि वो जिनका नाम उसमें होगा सिर्फ वही डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अदरवाइज इनकम टैक्स का सॉफ्टवेयर ऐसा बन चुका है कि वो उसे डिसअलाउ कर देगा, क्लेम देगा नहीं। मतलब दोनों की मैचिंग हो जाएगी, अब होशियारी नहीं चलने वाली इस तरह की। एटलीस्ट ये पार्ट नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन है कि अगर ट्रस्ट मिली हुई है, तो वो संस्था मिली हुई है और वो नाम दे रही है, तो प्रॉब्लम अभी जो आपने बताया, सीसी जी ने बताया कि पीछे महीने, अभी देखिए परसों यानी 14 जुलाई को एक सर्कुलर आया हुआ, एक प्रेस नोट आया हुआ, जिसके अंदर इस बात को आइडेंटिफाई, पिछले 2-3 दिन से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंडिया के कोने कोने में सर्च मार रही है। बहुत सारे पॉलिटिकल, जो छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं या संस्थाएं हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी में अभी वो प्रोविजन नहीं है, जैसे अभी ट्रस्ट में बताया, तो ये लोग पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देके 100% डिडक्शन लेते हैं। तो जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज लोग क्या कर रहे हैं, एक मिस प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रांग, क्योंकि आजकल एआई का जमाना है, मशीन लर्निंग है, जिसकी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इजिली आइडेंटिफाई कर पा रही है कि किन किन लोगों ने पॉलिटिकल में डोनेशन करने के लिए क्लेम किया है। उन लोगों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है और सबको नोटिसेस भेजे हैं, और जिन्होंने बड़ा अमाउंट या बड़े लोग हैं, उन सबके यहाँ सर्च भी मारी है अभी इस बात को आइडेंटिफाई। अब अभी अप्रोच मोर, और जिन लोगों को उन्होंने वार्निंग दी है, उन लोगों ने अपनी इनकम टैक्स अपडेट किया है 139(8)A में सेक्शन में, जिसमें मोर देन 1000 करोड़ की रिकवरी की है सरकार ने। जो लोग मेल प्रैक्टिस में इंडल्ज हैं, जो लोग डोनेशन करते हैं या करवाते हैं, इन सब के खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कार्रवाई कर रही है। अभी क्या, मैं आपके शो के माध्यम से बता दूं उन प्रोफेशनल जो सुन रहे होंगे या जो असेसी हैं, जो अपने रिटर्न फाइल करवा रहे हैं, जिनको कोई गाइड कर रहा है कि आप पॉलिटिकल में डोनेशन देके एग्जेम्पशन क्लेम कर लो, टैक्स डिडक्शन क्लेम कर लो, उनको मैं बता दूं, जहां से रिटर्न फाइल होती है उसका एक सीरियल नंबर जनरेट होता है, किस कंप्यूटर से हुआ है, आईपी कोड जनरेट होती है, उस आईपी कोड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि किस प्रोफेशनल के यहाँ से, उसके यहाँ भी सर्च मार रहे हैं कि इस तरह की रिटर्न कहाँ फाइल हो रही है। तो सब लोग होशियार हो जाएं, जो मेल प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी तक बंद कर दें, बिल्कुल जो जेन्युइन तरीके से जिसका डिडक्शन बनता है सिर्फ वही क्लेम करें। जी शशि जी, एक सवाल और छूट रहा है यहाँ पर कि कुछ लोग जो होते हैं वो अपने घर पर रहते हैं, या ये कहें कि मतलब अपनी तरफ से उन्होंने लोन लिया है और लोन को चुका दिया है, वो रह रहे हैं। एक घर और वो खरीद लेते हैं, वो अपनी वाइफ के नाम कर देते हैं, जो कि इनकी हाउस वाइफ है, उससे रेंटल इनकम मिलती है। एक घर अपने नाम से और खरीद लेते हैं, उससे भी रेंटल इनकम आ रही है। रेंटल इनकम को लेकर किस तरह की बातें हैं, और टैक्स के बारे में तो हमको कमलेश जी बताएंगे। एक और इसी में एक सवाल था इससे जुड़ा हुआ कमलेश जी,
कि कोई व्यक्ति हैं, पहले छोटा मोटा कारोबार करते थे अपना, उन्होंने जीएसटी नंबर ले लिया, अब वो दुकान उनकी चली नहीं, वो फिर से आ गए, नौकरी करने लगे, जीएसटी नंबर है पर कोई कारोबार नहीं करता, अब वो वेतन से कमाता है, तो वो क्या ITR 1 भरे या कोई दूसरा फॉर्म भरे? देखिए सर, जीएसटी नंबर लेने ना लेने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकम किस हेड की है, इनकम कहाँ है। अगर बिजनेस इनकम 0 है तो ITR 1 पे आ गए, तो और ऐसे व्यक्ति को सीधा ITR वो अपना जीएसटी रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये मंथली कंप्लायंस भी है। ठीक है, जब मंथली कंप्लायंस है, बेटर है ऐसे लोगों को अपना जीएसटी नंबर सरेंडर कर देना चाहिए। क्योंकि देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न ये नहीं कहता कि आपके पास जीएसटी नंबर तो ये, आप कहते हैं किस हेड की इनकम है, टाइप्स आप हैं कौन, आपका स्टेटस क्या है, आप इंडिविजुअल है, फर्म है, HUF है, लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, ट्रस्ट है, या आपका नेचर ऑफ द इनकम क्या है, इन पे डिसाइड होता है। जी सर, किराए का भी थोड़ा बता दीजिए। कई लोग बड़ी अच्छी बात है, संपन्न होते हैं, पैसा बचाकर अलग घर खरीदते हैं और उससे उनकी इनकम आती है, तो उसमें भी दो चीजें होती हैं। किराया कैश में लेते हैं तो जो किराए पर रह रहा है वो तो टैक्स क्लेम करता है, और जो मकान अपना दे रहा है किराए पे वो अपनी इनकम शो नहीं करता है। थोड़ा उस चीज को भी दूर कीजिए। देखिए सर, इसका ही जवाब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सबको दे रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है। मैंने बताया आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर बहुत स्ट्रांग बनता जा रहा है, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। जो लोग HRA क्लेम कर रहे हैं, अपने लैंडलॉर्ड का पैन नंबर दे रहे हैं, क्योंकि 8,333 से ऊपर, क्या नाम है, हेलो आई एम ऑडिबल, हाँ, 8,333 रुपए से ज्यादा महीने का कोई रेंट होता है तो उसमें लैंडलॉर्ड का पैन कंपलसरी होता है। तो जो एम्प्लॉयर होता है, ये जब डिडक्शन देता है HRA का, तो ये एम्प्लॉयर इस पैन नंबर को फाइल करता है TDS रिटर्न के साथ। तो क्या होता है कि इनकम टैक्स के बाद डिटेल आ जाती है कि किसको रेंट गया है, सबको उसके पास डिटेल आ जाता है। अब क्या लैंडलॉर्ड ने वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय उतना रेंट दिखाया या नहीं दिखाया, तो ये अब जैसे मैच नहीं होगा तो लैंडलॉर्ड को भी नोटिस आ सकता है। अच्छा, लेकिन क्या है कि 8,333 रुपए तक पैन की जरूरत नहीं होती, इसलिए छोटे लोग शायद बच सकते हो, बट उससे बड़े अमाउंट को में अपलोड कर पैन नंबर देना कंपलसरी है, जो इनकम टैक्स में अपडेट होता है। कमलेश जी, अब इस पॉइंट पर आते हैं कि कई लोगों को टैक्स रिटर्न फाइल करना बड़ा झंझट का काम लगता है, और इस वजह से उनकी आखिरी तारीख पहुंच जाती है और फिर वो कर भी नहीं पाते हैं। टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए क्या प्रोसेस अपनाना चाहिए? क्या आपको इसके लिए प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए? किस तरह से आप इस पूरे प्रोसेस को ईज आउट कर सकते हैं, आसान कर सकते हैं? सर देखिए, ये डिपेंड करता है कि उसकी नेचर ऑफ इनकम क्या है, कॉम्प्लिकेशन कितनी है। अगर वो खुद सक्षम है, चीजों को समझ रहा है, तो खुद कर ले। अगर जैसे सैलरीड एम्प्लॉई है कोई, तो बहुत ज्यादा उसमें काम नहीं होता, वो खुद कर सकता है। लेकिन अगर उसको बोला कि रेंटल इनकम भी है, शेयर्स के सेल परचेज भी कर रखा है, म्यूचुअल फंड रिडीम कर रखा है, तो स्लोली ये कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। तो बेटर है कि किसी प्रोफेशनल की एडवाइस लेके या हेल्प लेके काम करें, जिससे कि कोई गलती ना हो। क्योंकि अगर गलती होगी, आजकल मैंने बताया ना, AI का जमाना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके सिर्फ इंटरेस्ट इनकम आप शॉर्ट क्लेम कर लो। मतलब से एग्जांपल, आपका बैंक में इंटरेस्ट 12,000 रुपए, आप 11,000 रुपए अपने इनकम टैक्स में क्लेम करो कि इनकम इतनी है, आपको नोटिस है डिफरेंस का आ जाएगा आइडेंटिफाई करके। तो AI इतना स्ट्रांग हो गया इनकम टैक्स का, वो आपको बता देगा कि 1,000 का डिफरेंस है, आपको रिटर्न रिवाइज करो। तो आप ये सोच सकते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब एक रुपए की इनकम को कैटर करता है और आपको बताता है। तो इसलिए आज के डेट में अब पॉसिबल नहीं है आप कुछ छुपा पाए, तो हर एक इनकम आपको डिक्लेयर करनी पड़ेगी। ओके सर। शिशिर जी, आपने टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया क्या अपना? बिल्कुल नहीं, अभी नहीं किया है। अच्छा, शिशिर जी और मेरे जैसे कई लोग पंक्चुअल होते हैं जो समय पर टैक्स रिटर्न फाइल कर चुके हैं सर, और उनका अभी कुछ ऐसा रिटर्न भी है जो आना बाकी है। वो इंतजार में बैठे हैं कि कब हमारा रिटर्न आएगा, और कुछ अभी बहुत सारे
इस तरह की फेक न्यूज भी चल रही है कि भाई आप इस तारीख तक अगर रिटर्न फाइल कर देंगे तो आपको रिफंड बहुत जल्दी आ जाएगा, आप लेट करेंगे तो इतना वक्त लगेगा, हफ्ता लगेगा या महीना लगेगा। इसमें भी थोड़ा क्लैरिटी चाहेंगे सर। सर देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आपके हाथ में है और रिफंड देना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ में है, ठीक है। तो ऑब्वियस है, एक प्रोसेस मशीन चल रहा है, जिस प्रोसेस में आप पहले जाओगे तो शायद आपका पहले प्रोसेस हो जाए, बट ये कोई वो नहीं है कि आप करोगे तो नहीं मिलेगा। देखो, आप हर एक रिटर्न प्रोसेस होगी, जो रिटर्न्स फाइल होंगी सिस्टम से सारी के सारी प्रोसेस होंगी, और जिसका रिफंड बनता है उसको मिलेगा, जिसका नहीं बनता नहीं मिलेगा। लेकिन आपने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए हर व्यक्ति को, मैं उस पर आऊं, जो कि हमने उसे एड्रेस नहीं किया जी। जब भी रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं तो सारी इनकम आप एकत्रित कर लें, चाहे आपकी सारे पेपर इकट्ठे के, जैसे फॉर्म 16 है, बैंक से एफडी का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है, या 26S को देख लें, TIS को मैच कर लें, और उससे रिलेटेड म्यूचुअल फंड रिडीम किया है तो उसके कैपिटल गेन अकाउंट स्टेटमेंट निकलता है वहां से, आप वो कलेक्ट कर लें। इन सब सारे सोर्स ऑफ इनकम, रेंटल इनकम है तो वो कैलकुलेट कर लें, सब लेके बैठ जाएं और उसके ढंग से कैलकुलेट करें, फिर आप फॉर्म भरें, ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई कमी ना हो, कोई छूट ना जाए। इसको ड्यू डिलिजेंस करके समय लगा के अपना 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जितना भी समय लगता है, अगर आप खुद फाइल कर रहे हैं तो लगा के अपने रिटर्न फाइल करें। और ये जो भी रिटर्न फाइल होंगे सारी प्रोसेस होंगे, रिफंड बनता है तो जरूर आएगा। सर कुछ लोग तो ये अभी इंतजार में होंगे, सितंबर में भी 2 महीने बचे हुए हैं, जब सितंबर की 15 तारीख आने वाली होगी तो फिर वो बार बार ये उम्मीद कर रहे होंगे कि हर बार की तरह एक बार फिर से टैक्स डिपार्टमेंट जो है इसकी डेट को बढ़ा दे। जो लोग डेडलाइन को मीट नहीं कर पाते, हम ये मानकर चले अभी कि 15 सितंबर ही आखिरी तारीख है, जो फाइल नहीं कर पाते हैं और उनका वो टैक्स रिटर्न के दायरे में आते हैं, इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, तो फिर उनको कितना फाइन देना पड़ सकता है? इस बार का क्या प्रोविजन है? क्योंकि पिछले साल मेरे ख्याल से 5,000 या उससे भी ज्यादा था, हैवी फाइन था। सर देखिए, ऐसे लोग, क्या नुकसान होगा उनको? हाँ, ऑब्वियस है, उसमें बहुत हैवी नुकसान होता है जो ड्यू डेट पर रिटर्न नहीं फाइल करते। आपने कहा 5,000 10,000 पेनल्टी तो है ही है, इसके अलावा भी नुकसान है। लास्ट डेट उस केस में आप 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल कर सकते हो विद द पेनल्टी, विद द 5,000 और 10,000, दो कैटेगरी में, ठीक है। 31 दिसंबर तक आप ये कर सकते हो। अगर आपने 15 सितंबर डेडलाइन मिस कर दी, आप 31 दिसंबर 2025 तक ये रिटर्न फाइल कर सकते हो। उसके बाद ये रिटर्न नहीं फाइल हो सकती। उसके बाद भी फाइल होने के प्रोविजन है जिसको बोलते हैं अपडेटेड रिटर्न। और उस केस में क्या होता है कि 25% एक्स्ट्रा टैक्स देके जो बनता है वो तो दोगे ही दोगे, साथ में 25% एक्स्ट्रा टैक्स और देना पड़ेगा। आप फाइन बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा टैक्स बोलते हैं, एडिशनल टैक्स के नाम से जाना जाता है, वो देके आप अपने रिटर्न फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 139(8)A। इसको शॉर्टकट में रिवाइज रिटर्न नहीं होता, टेक्निकली इसको बोलते हैं अपडेटेड रिटर्न। तो अभी जो आपने बोला है कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अभी हम बात कर रहे थे कि लोगों ने फेक क्लेम कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन, ऐसे लोगों को बोला गया आप 139(8) अपडेटेड रिटर्न फाइल करो और उस पर टैक्स 25% एक्स्ट्रा देके आप निकल जाओ। तो सबने, मोस्ट ऑफ द लोगों ने यही किया है, जिसमें 1,000 करोड़ से ज्यादा के रेवेन्यू जनरेट हुआ है भारत सरकार को। जी, यही अपडेटेड रिटर्न। तो वो 31 दिसंबर के बाद कर सकते हैं। शिशिर जी, कोई जानकारी मिस तो नहीं कर रहे? कोई सवाल ऐसा जो भी बाकी रह गया? बाकी हमारे हम व्यूअर से भी कहेंगे कि कोई जो भी सवाल आपको लग रहा हो जो मिस हम कर गए हैं, जिस टॉपिक पर आप चाहते हैं कि धन की बात का एपिसोड हम लेकर आए, वो जानकारी जरूर दीजिएगा। शिशिर जी बताइए, कुछ जानकारी मिस कर रहे हो तो? अभी तक तो हमने जो तैयारी की थी उसके आधार पे सारे प्रश्न हो गए हैं। अब इसके अगले पार्ट में हम लोग वो सब लेंगे जो हमारे पाठक हमारे पास जानकारी भेजेंगे। आ रहा हूं सर जी। कमलेश सर, आप कंक्लूड करना चाह रहे हैं? मैं इसमें एक बात और लास्ट क्वेश्चन बोल दूं कि सबसे बड़ा लॉस क्या होता है रिटर्न ना फाइल करने का? जिन लोगों को लॉस हुआ है, जैसे कोई कैपिटल लॉस हुआ है, मान लो किसी ने शेयर में सेल परचेज किए, म्यूचुअल फंड में लॉस जनरेट किया, अगर वो ड्यू डेट पर रिटर्न नहीं फाइल करता तो इस लॉस को फ्यूचर में सेट ऑफ नहीं कर सकता। ये एक भयंकर लॉस है। अच्छा जी, और रिटर्न रिवाइज नहीं होती। तो मीनिंग देयर बाई, अगर किसी ने ड्यू डेट पर रिटर्न हर किसी को फाइल करते हैं, भले बाद में रिवाइज कर दो, दैट इज ओके, लेकिन आप ड्यू डेट पे अपने रिटर्न फाइल करो। जिन लोगों ने ड्यू डेट पर रिटर्न नहीं फाइल करते, उनको अगर लॉस हुआ है, वो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ये बताना चाहता हूं। जी,
कुछ रह तो नहीं गया? अब अगले पार्ट जी। के लिए हम छोड़ और जाहिर तौर पर, और ये पूरी वीडियो आप देख रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि आपकी टैक्स से रिलेटेड सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को देखने के साथ ही अगर आपने अपना टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द अपना टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, और इसके साथ ही कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हाँ, हमने अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है, ताकि हमें ये कॉन्फिडेंस आए कि कम से कम हमारी वीडियो देखने के बाद हम प्रेरित कर पाए आप लोगों को, हम लोग आपको इन्फॉर्म कर पाए आपके मन में जो भी टैक्स से रिलेटेड सवाल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कमलेश सर, आप हमारे साथ जुड़े और आगे की बात के और भी एपिसोड्स में अलग अलग टॉपिक्स पर आपको जोड़ेंगे, आपको कष्ट देंगे। फिलहाल सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और शिशिर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।